टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। पहला टाइप है मैट्रिक वेरिएबल, मैट्रिक डेटा। कोई बता सकता है मैट्रिक डेटा क्या होता है? मैंने क्वेश्चन में भी पूछा था। न्यूमेरिकल। यस। नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो में, माइक म्यूट कर लो जिनके ये आवाज आ रही है, शोर आ रहा है जिनका। बाकी सभी अपना आओ, वीडियो म्यूट अनम्यूट कर लो अगर करना चाहते हो तो बताओ मैट्रिक डेटा क्या हुआ? जो नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल अभी रेशियो में क्या हुआ बताओ? मैट्रिक इज न्यूमेरिकल, सो नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो में न्यूमेरिकल क्या होता है आकांक्षा? इंटरवल। नॉमिनल। इंटरवल एंड रेशियो, वो मैट्रिक होता है, लिख लो। क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, नॉन मैट्रिक कौन से हो गए? नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डेटा। क्लियर हो गया सबको? इसका मतलब Yes, क्या ma'am. हुआ? मैम एक बार मैट्रिक, और रिपीट कर दीजिए। मैट्रिक डेटा इज इक्वल टू इंटरवल एंड रेशियो इज इक्वल टू पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक जो टेस्ट होते हैं, जी टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, वो भी इसमें आ जाते हैं, जी, टी और एफ। नॉन पैरामीट्रिक डेटा इज इक्वल टू नॉमिनल Ordinal. एंड ऑर्डिनल डेटा इज इक्वल टू नॉन पैरामीट्रिक डेटा। ओके, समझ गए? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. नाउ द थर्ड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारे इस डेटा में, एनालिसिस में, नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। प्लीज राइट इट डाउन, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। तो लिखो, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप सबको पता है ना? डिपेंडेंट वेरिएबल Yes, इज ma'am. इक्वल टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। लिखो, डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इज इक्वल टू कॉजल वेरिएबल। कॉज, किसी चीज का कारण बनता है, ये कौन सा? Causal variable. एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, कॉजल वेरिएबल। इसका चौथा नाम है एक्सोजीनस वेरिएबल। याद करो, अगर आपको याद हो, EXOGENOUS, EXOGENOUS, मैम एक्सोजीनस वेरिएबल। ये डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट, सारे इंडिपेंडेंट है। और मैम कॉजल वेरिएबल आया तो एक्सपोज्ड भी आ सकता है क्या इसमें, क्योंकि कॉजल तो एक्सपोज्ड के लिए रहता है ना। वो रिसर्च है ना, यहाँ पर वेरिएबल की बात हो रही है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, समझो इस बात, ठीक है ना? वो रिसर्च है। ओके। ओके, हाय यस बच्चा, मैम। कौन बोल रहा है ये? अनम्यूट कर सकते हो लक्ष्मी, आप अपना फेस भी और वो भी। देन तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हो गए? डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सोजीनियस वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का आप दूसरा नाम लिखो, डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू क्राइटेरिया वेरिएबल। CRITE। जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो जो मैं लिख रही हूं इनके स्पेलिंग वो भी आपको दिखाई देंगे। CRITE, RION, क्राइटेरिया, क्राइटेरियन वेरिएबल, ON लास्ट में लगा हुआ है, ठीक है जी। और इसको एंडोजीनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ENDOGENOUS, एंडोजीनस वेरिएबल। टाइप यस इफ इट इज क्लियर। जो Yes, बच्चा ma'am. कैमरा Yes, चाहे ma'am. है, ठीक है। हेलो मैम, मैं डिनर बना रही हूँ। ओके, कोई बात नहीं, श्योर श्योर श्योर। गुड इवनिंग V20। ये V2 वाला बच्चा कौन है? नाउ अब एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कौन सा था बताओ? एक्सप्लेन डिपेंडेंट होता है, कॉजल वेरिएबल होता है, एक्सोजीनियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। रहता है। एक्सप्लेनेटरी इज इंडिपेंडेंट, क्या हो गया? मैम डिपेंडेंट एक ही था, इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट वाज क्राइटेरिया एंड एंडोजीनस। हाँ। क्राइटेरिया। डिपेंडेंट इज इक्वल टू क्राइटेरिया इज इक्वल टू एंडोजीनस। समझ लगा? Yes. डिपेंडेंट वेरिएबल इज Yes. इक्वल टू, डिपेंडेंट इज Ex इक्वल टू एंडोजीनस क्राइटेरिया क्राइटेरिया। वेरिएबल और और एंडोजीनस एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेनेटरी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। एक्सोजीनस और एक्सोजीनस। Yes, ma'am. exogenous और एक्सप्लेनेटरी, एक्सो, दोनों एक्स एक्स है। एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सो दोनों इंडिपेंडेंट, एक्स एक्स दोनों independent. इंडिपेंडेंट। मतलब जब मैं
उस लड़के की एक्स बनी तो मैं इंडिपेंडेंट Okay. होगी। एक्स वाले इंडिपेंडेंट, याद रहेगा सबको। यस मैम। नाउ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को दो और पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्लीज राइट इट डाउन। एक्सप्लेनेटरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। Explanatory is further divided into two parts: observable variable and latent variable. Observable, OBSERVABLE, observable variable, and the another one is latent variable. ठीक है जी। यस मैम। जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डायरेक्टली ऑब्जर्व करें तो उसको ऑब्जर्वेबल वेरिएबल कहते हैं, बट जब हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं तो उसे लेटेंट वेरिएबल कहते हैं। क्लियर हुआ? यस मैम। हो गया क्लियर? देन डमी वेरिएबल। डमी वेरिएबल को स्यूडो वेरिएबल कहते हैं, मतलब एक्चुअल में वो कोई वेरिएबल नहीं है। डमी वेरिएबल, स्यूडो वेरिएबल जिसकी वैल्यू 0 होती है, जिसकी वैल्यू 0 होती है। ये सब किसमें आता है, लिख लो। ये सब ज्यादातर ये किसकी टेक्निक्स है? मल्टीवेरिएट। एक्सप्लेनेटरी। हाँ, वेरिएबल्स तो है ही, ये मल्टीवेरिएट के अंदर वेरिएबल्स यूज होते हैं, मल्टीवेरिएट एनालिसिस के अंदर। ओके ओके। मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए। किसके बारे में? विच वन? मैम ये एक्सप्लेनेटरी में ऑब्जर्वेबल और लेटेंट बताया था ना आपने, उसके बाद मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। जब एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं तो उसे ऑब्जर्वेबल वेरिएबल कहते हैं। जब हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो उसे क्या बोलते हैं? लेटेंट वेरिएबल बोलते हैं। ओके, तो रिसर्च में पैरामीट्रिक, ये किसकी आवाज इतनी गूंज रही है? कौन है ये बच्चा? बोलो बोलो बोलो, कौन बोल रहा था अभी? पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक हमारे दो टेस्ट होते हैं, ये भी रिसर्च में आ जाता है। चलो कोई बच्चा मुझे बताएगा पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं, नॉन पैरामीट्रिक कौन से होते हैं, जल्दी से। मैम पैरामेट्रिक जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं और नॉन पैरामेट्रिक जो है वो क्वालिटेटिव होते हैं। क्वांटिटेटिव के अंदर स्ट्रक्चर आ जाता है। पैरामीट्रिक में पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं? टी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट, जी टेस्ट हो गया, जी टेस्ट, जी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा, 4 टेस्ट ही होते हैं, बाकी सब नॉन पैरामीट्रिक होते हैं। Z test Yes, नॉन पैरामेट्रिक is for G parametric. टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड एनोवा, ये सारे क्या है बच्चों? ये सारे क्या है? पैरामीट्रिक। ओके मनु, ओके ठीक, पैरामीट्रिक है। क्लियर हुआ सबको? अब इनमें Yes, से ma'am. अगर Yes, क्वेश्चन आए तो बता सकते हो। टेस्ट की आपने स्टैटिस्टिक की, जिसमें ma'am. 250 एमसीक्यूज लगाए हैं, उसको उन 250 एमसीक्यूज के टॉपिक नहीं मैं करवाने वाली, उसमें बड़े सारे कोफिशिएंट्स थे, बड़ी सारी चीजें थी, उनको आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आधी जंग आपकी वहीं Yes. पर आप जीत लेते हो अगर वो आप टेस्ट कर लेते हो, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक। एक बार हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बेसिक एक बार बता देती हूँ। टाइप 1 एरर क्या होती है, पेपर में आ सकता है, बताओ टाइप 1 एरर क्या होती है? रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, गलत, rejecting the null hypothesis when it is true. Rejecting the null hypothesis when it is true. सबको आता है ये? कमेंट सेक्शन सभी चैट में जवाब दो, यस लिखो सभी चैट में। रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, क्योंकि कई बच्चों की आवाज गूंज रही है। रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू सबको आता है ये। जिसको नहीं आता, जो नॉन कॉमर्स, नॉन मैनेजमेंट, नॉन इको बैकग्राउंड का है, वो साइकोलॉजी का जो नहीं है, उनको नहीं आता होगा। क्यों? उनको ये डिफिकल्ट लगता होगा क्योंकि उन्होंने ये नहीं पढ़ा हुआ। ओके, अब टाइप 2 एरर क्या होती है? एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। ठीक है जी, पता है सबको ये भी? यस यस मैम। उसके बाद टाइप 1 एरर को और क्या क्या बोलते हैं? क्रिटिकल रीजन, रिजेक्शन एरिया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। टाइप 1 एरर और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कई बार पेपर में दोनों आ जाते हैं। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और टाइप 1 एरर यही है, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। बट जो
वो है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो ड्यू टू सैम्पलिंग है, वो सैम्पलिंग के कारण रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू होता है। मतलब याद रखना टाइप 1 एरर और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की जो लाइन होगी ना वो थोड़ी सी बड़ी होगी, बाकी दोनों सेम होंगे। क्लियर हो गया सबको? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की लाइन क्या होगी? बड़ी होगी। एम आई क्लियर? लेट मी नो। यस, वेरी नाइस। यस मैम। यस, काई स्क्वायर 25% पैरामीट्रिक होता है। यस, वेरी नाइस। तो अब और टाइप 2 एरर जो होती है, अल्फा को डिनोट करते हैं टाइप 1 एरर से और टाइप 2 एरर को डिनोट करते हैं बीटा से। आपको इतना भी पता है बीटा है से। ना? और जो टाइप 2 एरर है उसका और कोई नाम नहीं होता। ठीक है जी। अब 1 माइनस अल्फा क्या होता है? जब हम टाइप 1 एरर में से 1 माइनस कर देते हैं तो मतलब वो एक्सेप्टिंग रीजन है। उसे क्या बोलते हैं? बेसिकली 1 माइनस क्रिटिकल अल्फा को रीजन। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस रीजन। 1 माइनस अल्फा को क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस रीजन। 1 माइनस अल्फा को लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी बोलते हैं, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी बोलते हैं, करेक्ट डिसीजन भी बोलते हैं। यस, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी बोलते हैं और करेक्ट डिसीजन होता है ये, बिल्कुल। अब 1 माइनस बीटा मतलब टाइप 2 एरर में से 1 माइनस कर दो तो मतलब टाइप 2 एरर में से वो भी करेक्ट डिसीजन है। उसे पावर ऑफ ए टेस्ट या पावर फंक्शन ऑफ ए टेस्ट बोलते हैं। ओके, पावर ऑफ टेस्ट। हाँ। अब फॉर एग्जाम्पल ये आप टी टेस्ट है, जी टेस्ट है, एफ है, कोई भी टेस्ट निकालते हो, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन हुई टेबल वैल्यू से तो हम क्या कहेंगे? ये जो जी टेस्ट है, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, काय, रिजेक्ट एनोवा, जितने करेंगे। सारे टेस्ट है, इनको बोलते हैं इनको बोलते हैं कंप्यूटेड वैल्यू। तो इफ कंप्यूटेड वैल्यू, लेस देन वी, if computed value is greater than table value, we will reject the null Reject hypothesis. null hypothesis. इसका मतलब Yes, हम ma'am. किसको एक्सेप्ट करेंगे? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को। बेस ऑफ टेस्टिंग क्या होता है? नल हाइपोथेसिस। बेस ऑफ टेस्टिंग क्या होता है? नल Null हाइपोथेसिस। hypothesis. ऑल्टरनेट टेस्ट का दैट इज, और नल हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं H0 से, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं H1 से, और जो H1 से। ऑल्टरनेट टेस्ट है उसको एक और टेस्ट बोला जाता है, रिसर्च टेस्ट, रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोला जाता है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिसर्च हाइपोथेसिस बोला जाता है। बेस ऑफ टेस्टिंग कौन होता है? नल हाइपोथेसिस होता है। तो इफ कंप्यूटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, hypothesis. और इफ कंप्यूटेड वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू, वी विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। Accept. क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम चलेंगे यस, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी की टाइप्स होती हैं, कोई बता सकता है? एक हेडिंग डालो, पहली इसकी क्या कहते हैं, पहली इसकी टाइप है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी की पहली टाइप है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। Alternate. यस, सेकेंड वन इज alternate form reliability. Alternate. Yes, alternate form. Then other one is One or split half reliability. Split half reliability. Then fourth one is interscorer reliability. Interscorer reliability. Okay, चलिए yes, ma'am. पहले हेडिंग डालो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। लिखो, ये टेस्ट फोर्टनाइट किया जाता है, मतलब 14 दिन के अंदर अंदर। फोर्टनाइट, FORTNIGHT को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मतलब वही सेम कुछ दिनों बाद जो किया जाता है 14 days, ma'am. 14 days. 14 दिनों को क्या बोलते हैं? फोर्टनाइट बोलते हैं। ओके, अब Fortnight. टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी मतलब 14 दिन के अंदर अंदर किया जाता है, लिख लिया सबने? ये एक Yes, ma'am. सिंगल फॉर्म ऑफ टेस्ट है जिसे 2 बार करा जाता है सेम सैंपल्स पर। मतलब मैं आकांक्षा पर अगर 2 बार टेस्ट करती हूँ 14 दिन के अंदर अंदर, वो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी होगा। मतलब ये देखने के लिए कि बेसिकली एक ही बंदे पर जब मैं बार बार टेस्ट करती हूँ, ज्यादातर ट्वाइस, उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। क्लियर हुआ सबको?
यस मैम। गुड, ओके। और ये इसको हम बेसिकली एक तो ट्वाइस याद करना है, 14 डेज करना है, और एक ही लोगों पर यस सैंपल इज मैम, सेम, सैंपल इज सेम, सबको क्लियर हो सेम गया है? पर्सन। सैंपल इज यस मैम। सेम, यस। अनुपम आप कहीं बाहर हो? इतना नॉइस क्यों आ रहा है पीछे से? नो मैम, वो मैम रूम जो है रोड पे एकदम, अच्छा, इसलिए। तभी तभी आपकी आवाज ही गूंज रही है, कोई बात नहीं। ऑल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी सेकंड, सेकंड रिलायबिलिटी लिखो, ऑल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी। जो हमने कर दी वो कुछ दिन बाद सेम रिपीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट। वन डे जो लीव करके जो वापस करते हैं रिपीट उसको। ऑल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी को बोला जाता है पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, लिखो पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी, कंपेरेबल फॉर्म रिलायबिलिटी। इसके 3 नाम है, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी, कंपेरेबल फॉर्म रिलायबिलिटी। क्लियर हुआ सबको? कंपेरेबल फॉर्म Yes. रिलायबिलिटी, ओके, ठीक Yes, है ma'am. जी। मतलब दो इक्विवेलेंट, दो सेम लेवल के लोगों को मैं कंपेयर करूंगी, ठीक है, एडमिनिस्टर करूंगी सेम सैंपल पर कंपेरेबल फॉर्म को, आइदर एक दिन में उसी दिन करूंगी या 14 दिन के अंदर अंदर करूंगी। इसके मतलब 2 टाइप्स है, एक ऑल्टरनेट फॉर्म इमीडिएट रिलायबिलिटी, एक ऑल्टरनेट फॉर्म डिलेड रिलायबिलिटी। प्लीज राइट इट डाउन। एक है ऑल्टरनेट फॉर्म इमीडिएट रिलायबिलिटी, इसकी 2 टाइप्स होती है, एक आप इमीडिएटली करते हो और एक क्या करते हो, फोर्टनाइट करते हो, दैट इज 14 days. 14 डेज, ठीक है जी। फॉर 14 मतलब डेज। दोनों फॉर्म्स की रिलायबिलिटी जो होती है, मतलब दोनों फॉर्म्स जो होनी चाहिए, इसकी ऑल्टरनेट फॉर्म है ना, मतलब ऑल्टरनेट फॉर्म का क्या मतलब होता है कि हमारे पास एक तरीके की 2 फॉर्म्स है, 2 तरीके के फॉर्म्स है, 2 तरीके के क्वेश्चन आंसर्स है जो एक ही लेवल के हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 आपको टेस्ट रखूं, आपके दोनों 20-20 क्वेश्चन हो, दोनों का लेवल सेम हो, दोनों मॉडरेट हो, दैट इज ऑल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? Yes, ma'am. सेम सैंपल पर ही ये भी टेस्ट में अनुपम, आकांक्षा, सरिता, लक्ष्मी, मनु, अर्चना, ठीक है जी, इन सब पे लूंगी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes, ma'am. इमीडिएट और डिलेड, इसकी 2 टाइप्स हैं, समझ गए? यस मैम। एंड इसका मतलब इसमें भी टाइम बहुत लगता है, ये सब जिसमें 14 दिन लग गए इसमें मतलब टाइम लगा ही है उसके अंदर, ठीक है ना, याद रखेंगे। और जो ऑल्टरनेट फॉर्म्स है दोनों होमोजीनियस होनी चाहिए, दोनों का लेवल सेम होना चाहिए, याद रखेंगे। देन कम्स स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। इसमें आपको अगर याद हो, मैंने आपको पीवाईक्यू करवाया हुआ इसका, अगर आपको याद हो, इसीलिए इस टॉपिक को डिटेल में करवाया जा रहा है क्योंकि इसका पीवाईक्यू आया हुआ है, याद है आपको? इसका पीवाईक्यू था Yes, ma'am. मैच द कॉलम में। नेक्स्ट इज स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। इसे इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी भी कहते हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। इसे ऑन द स्पॉट रिलायबिलिटी भी कहा जाता है, ऑन द स्पॉट रिलायबिलिटी। ये दिया है गिलफोर्ड ने, GUILFORD, गिलफोर्ड। इसे होमोजीनिटी ऑफ द टेस्ट भी कहा जाता है, इसे ऑड इवन रिलायबिलिटी भी कहा जाता है। बोलो एक बार आकांक्षा सारे नेम्स। Ma'am, internal consistency reliability, on the spot reliability ये गिलफोर्ड ने दिया है, इसमें होमोजेनिटी भी है और ऑड इवन वेरिएबिलिटी भी है। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मतलब स्प्लिट हाफ का क्या मतलब हो गया? एक सिंगल इंटरनल टेस्ट को 20 क्वेश्चंस है, आधे आधे 10 क्वेश्चंस में डिवाइड कर दो एंड ये इमीडिएटली लिया जाता है, मतलब इसका लेंथ ऑफ इंटरवल नन है, इमीडिएटली ऑन द स्पॉट टेस्ट लिया जाता है। सबको क्लियर हुआ? अनुपम, मैम सरिता, ये लक्ष्मी,
अर्चना, इवन भाई मनु, क्या लिखा है नाम एक बार और बता दीजिए। कौन सा क्या लिखा है? मैम इसको किसने दिया है? गिलफोर्ड, ये गिल GUILFORD, GUILFORD, ओके। मैम ऑल्टरनेट मैम जो ऑल्टरनेट रिलायबिलिटी है उसको होमोजीनियस बोलते हैं, और जो स्प्लिट हाफ है इसको होमोजीनिटी। तो कुछ क्या डिफरेंस आ रहा है? दोनों में एक वर्ड है तो। होमोजीनिटी क्या? नहीं, मैंने बोला कि फॉर्म में होमोजीनिटी होनी चाहिए, मतलब दोनों क्वेश्चन आंसर सेम लेवल के होने चाहिए। 20 वहां है तो 20 वहां पर, लेवल सेम होना चाहिए। लेवल शुड बी होमोजीनियस। ऑल्टरनेट उसका नाम Okay. नहीं है होमोजीनियस, ये इसका नाम है स्प्लिट हाफ का। होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब डेटा एक जैसा होना चाहिए, सिंपल। इसे जैसे इसमें होमोजीनिटी 20 है तो 10 हो जाए। स्प्लिट हाफ का मतलब यस 10 में डिवाइड करो, इसमें ये होमोजीनिटी है, ओके ना। इसका जो नाम भी ऑल्टरनेट होमोजीनिटी ऑफ द टेस्ट है। ऑड इवन रिलायबिलिटी, इसके नाम है अलग अलग, ओके, समझ गए? और ऑल्टरनेट, यस मैम, और ऑल्टरनेट में अगर 7 डेज का गैप है तो नेक्स्ट भी 7 का इसमें रखना है, एक इसमें रेशियो फॉर एग्जांपल ऑड इवन मेथड है। इसमें फॉर एग्जांपल मैं 20 मेरे क्वेश्चन आंसर्स है, मैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 आकांक्षा को दूंगी सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6 और 8 दूंगी किसको? अनुपम को, समझ गए? सरिता को दूंगी 1, 3, 5, 7 और लक्ष्मी को दूंगी 2, 4, 6, 8, ठीक है। मनु को दूंगी 1, 3, 5, 7, अर्चना को दूंगी 2, 4, 6, 8। टाइप यस और बोलिए यस इफ इट इज क्लियर। समझ गए? ऑड इवन मेथड है ना इसका, एक मेथड ऑड इवन है, उसका Yes, ये ma'am. मतलब है, ओके, समझ गए? यस मैम। ठीक है जी। अब एक तो इस तरीके से ऑड इवन मेथड से ये होता है, स्प्लिट हाफ होता है। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, कि अगर मतलब मैंने 10 क्वेश्चन पूछे हैं, ये ना हो कि ये सारे 10 क्वेश्चन जो आकांक्षा को पूछे सारे इजी आ जाए और अनुपम को जो सारे 10 क्वेश्चन पूछे वो सारे डिफिकल्ट आ जाए, ऐसा नहीं करना है। समझ लगा? समझ लगा? अगर यस मैम। आकांक्षा के 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो अनुपम के 10 क्वेश्चन भी डिफिकल्ट होंगे। अगर सरिता के 10 क्वेश्चन की डिफिकल्ट है तो लक्ष्मी के भी 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे। अगर मनु के 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो अर्चना के भी डिफिकल्ट होंगे। गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर। क्लियर हुआ? बता दो सबको। ऑड इवन और Yes, ऑन द ma'am. बेसिस ऑफ कंटेंट दो तरीके से है ये। क्लियर हो गया? इसके मैम, दो टाइप्स है। हाँ जी बोलो, हाँ जी बोलो। सरिता का मैसेज आया था कि डिफरेंस सेम है। डिफरेंस सेम नहीं है, उसमें दिन के हिसाब से है ऑल्टरनेट में, और स्प्लिट हाफ में किसी से 20 डेज है तो मतलब 10 हाफ हो जाएगा। डेज नहीं, तो क्वेश्चन स्प्लिट हाफ में सरिता, सॉरी मैंने आपका, जब आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो ना, मैं ज्यादा चैट शो नहीं करती हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन जब भी किसी ने पूछना हो तो वर्बली पूछो, अपना माइक अनम्यूट करके। स्प्लिट हाफ में 10 क्वेश्चन आंसर्स में डिवाइड करें, ओके। और ऑल्टरनेट फॉर्म में क्या करा है? ऑल्टरनेट फॉर्म में क्या करा है बताओ? जैसे 2 डेज का गैप ले लिया या 3 का, जो अपन ने वन टाइम लिया सेम डिफरेंस रखना है डेज के हिसाब से। ना 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 ना, स्प्लिट हाफ में टाइम तो है ही नहीं, कोई नन है टाइम। मैं ऑल्टरनेट में, ऑल्टरनेट का बता। हाँ, ऑल्टरनेट में दो टाइप्स के हैं, एक तो इमीडिएटली टेस्ट ले लो, एक तो डिलेड ले लो। एक तो मतलब वो टेस्ट रीटेस्ट में था, है ना। टेस्ट रीटेस्ट में था 14 डेज। फिर से याद करो, टेस्ट रीटेस्ट में कितने दिन के अंदर अंदर टेस्ट लेना था? 14 डेज में। 14। इसमें क्या है? सेम सैंपल को दो अलग अलग टेस्ट दिए जाएंगे, सेम लोगों पर 2 बार टेस्ट लिया जाएगा। तो एक ही बंदे पर जब मैं 14 दिन के अंदर अंदर 2 बार टेस्ट लूंगी, उसे टेस्ट रीटेस्ट कहते हैं। पहला क्लियर हुआ? ऑल्टरनेट फॉर्म में क्या Yes. करना है? ऑल्टरनेट फॉर्म में क्या करना है? दो एक Cheat or जैसे, delayed? हाँ, सेम सैंपल, ठीक है जी। या तो आप सेम डे ले रहे हो या तो 14 दिन के अंदर अंदर ले रहे हो। जब इस तरीके से करो ऑल्टरनेट फॉर्म में, या तो सेम डे ले रहे हो या तो 14 दिन के अंदर अंदर ले रहे हो, ठीक है जी। फॉर्म ए और फॉर्म बी दो तरीके के ये होंगे, फॉर्म ए एंड फॉर्म बी, ठीक है जी। कंटेंट इसमें सेम रहेगा, कंटेंट इनमें सेम होगा, मतलब इन द सेंस कि कुछ लोगों को उसी टाइम ले लिया, कुछ लोगों को 14 दिन के बाद ले लिया, ठीक है जी। एंड स्प्लिट हाफ में क्या होता है? ऑन द स्पॉट आप टेस्ट लेते हो और इसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स को डिवाइड कर देते हैं 1, 2, 3, जैसे 1, 3 ऑड वाले किसी बच्चों को और इवन वाले किसी बच्चों को। गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर। क्लियर हुआ सबको? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको क्लियर हो गया?